हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम हर्ष बाणभट्ट की हर्षचरित के बारे में देखेंगे। बाणभट्ट की हर्षचरित, और इसका जो ट्रांसलेशन किया है वो बी काविल ने और F.W. थॉमस ने किया है। तो इसके भी अंश देखेंगे इस बुक के। कुछ प्राइमरी सोर्स है ये बाणभट्ट की हर्षचरित, और इसको ट्रांसलेट किसने किया है तो कावेल और थॉमसन ने किया है। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं तो टोटल जो हैं 8 अध्याय हैं। बाणभट्ट की हर्षचरित में 8 अध्याय हैं, और इसकी कुछ प्राइमरी सोर्स जो कि मैंने उपिंदर सिंह की बुक से लिए हैं उसको देख लेते हैं। तो बाणभट्ट का हर्षचरित भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित्र है। बाणभट्ट ने अपने संरक्षक सम्राट की, मतलब जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के संरक्षण में थे, तो सम्राट की ओजस्वी जीवन गाथा के साथ साथ अपने विषय में भी यहाँ पर लिखा है। हर्ष पुष्यभूति वंश के सम्राट थे, तो आप सभी को ये पता होगा। बाण जो मतलब इसके लेखक हैं उनका नाम बाण है। भार्गव ब्राह्मणों की वात्स्यायन शाखा का ब्राह्मण था, और हर्षचरित में दी गई वंशावली का आरंभिक भाग जो है मिथकीय प्रतीत होता है, किंतु उत्तरार्थ में ऐतिहासिकता है। मतलब स्टार्टिंग का जो भाग है वो बहुत ही मतलब फेक कह लीजिए, या फिर बहुत विश्वसनीय नहीं है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो विश्वसनीय नहीं है, लेकिन बाद के जो उसमें दिए गए हैं वंशावली वो काफ़ी ऐतिहासिक प्रतीत होती हैं, यानी विश्वसनीय हैं। बाण का जन्म जो है कानिकुब्ज, जो कि कन्नौज अभी वर्तमान जो है कन्नौज क्षेत्र में है, प्रीतिकूट नामक ब्राह्मण के एक गांव में हुआ था। उनकी माँ राज देवी का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था। उनके 14 वर्ष की आयु में पिता का भी साया नहीं रहा। तो बचपन में इनकी माता पिता का जो है देहांत हो जाता है। किसका? लेखक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, यानी बाण के बारे में। बाण ने भूर्चु नाम के एक योग्य गुरु के साथ जो है सानिध्य में शिक्षा दीक्षा जो है ग्रहण की थी। तो भरचू जो है इनके गुरु होते हैं, किसके? बाण के। बाण का सहचर्य कवि जो है दार्शनिक, संत, जुआड़ी, सोनार, नर्तकी, सभी प्रकार के लोगों के साथ रहा है, मतलब उठना बैठना रहा है। जवानी में उनका यायावर प्रकृति का जीवन था, और बाण के अनुसार एक बार उन्हें हर्ष के दरबार में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित मिला, और दरबार में पहले से ही बाण के विषय में यहाँ पर कानाफूसी हो जाती है, और इसलिए हर्ष से उसको उचित सम्मान नहीं मिलता। फिर बाण ने स्वीकार किया कि हो सकता है उसका, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि उसका जो स्टार्टिंग का जीवन था वो संत, जुआड़ी, सोनार, नर्तकों इन सब के साथ रहा है, और काफ़ी घुमंतु प्रवृत्ति के थे। इस कारण जो है उनको सम्मान नहीं मिला। इनका प्रारंभिक जीवन जो है विसंगतियों से भरा हुआ था, किंतु वह एक सम्मानित ब्राह्मण कुल से आते हैं, और वर्तमान में अपनी पत्नी के साथ जो है यथोचित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद हर्ष के दरबार में बाण की ख्याति धीरे धीरे फेमस हो जाती है, और उन्हें जो है जो पहले सम्मान नहीं मिला था फिर बाद में उनको जाके राजाश्रय प्राप्त होने लगा। बाण ने हर्ष के दरबार में ही हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। बाण ने हर्षचरित को आख्यायिका कहा है, जो इतिहास की परंपरा का अंग है। जीवन वृत्त की घटनाओं का चयन साहित्यिक है, विवरण अलंकृत भाषा में है, मतलब जो भी लिखा गया है बहुत ही शब्दों को अलंकृत करके लिखा गया है। साथ ही व्यंग, मतलब बहुत हंसी मजाक का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। संस्कृत के गद्य विद्या पर बाण की पकड़ कालजयी है। अन्य राजकीय प्रशस्तियों की तरह हर्षचरित में लंबी व्याख्याएं जो है उपलब्ध हैं। यहाँ इसका एक गद्यांश प्रस्तुत किया गया है, तो इसको देखते हैं। जब राजकीय समृद्धि की देवी ने उसका आलिंगन किया,
तो ये किसके बारे में है? बाण के बारे में है, लेखक के बारे में है। उसने उसे अपने प्रांगण आलिंगन में ले लिया। अपनी भुजाओं पर उपस्थित सम्राट के चिन्हों के कारण अनिच्छा के बावजूद उसको राजगद्दी पर आरूढ़ होना पड़ा। उसने अपरिग्रह का व्रत लिया। इसके लिए राजसुख धारदार तलवार को पकड़ने जैसा था। राजधर्म का निर्वाह करते हुए राजकीय मार्ग पर डगमगाने का निरंतर भय था। उसने सत्य की दृष्टि से अवलंबन किया, जहां अधिकांश शासक पथच्युत हो जाते हैं। तो ये जो है कोटेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही उसके द्वारा रचित होने का अभयदान प्राप्त कर उसके चरणों में इस प्रकार गिर पड़ा मानो वो है दसों दिक्पालों का मूर्त रूप हो। तो ये एक कोटेशन ली गई है। तो इसमें व्यंग्यात्मक और यहाँ पर जो है व्यंग्यात्मक जो है विवरण या फिर अलंकृत भाषा का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब आगे देखते हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है कि हर्षचरित पूर्ण कृति नहीं है, किंतु हर्ष का जीवन वृत्त वही समाप्त हो जाता है जब उसने अपनी बहन को चिता की अग्नि में, मतलब जो 8 अध्याय हैं वो टोटल जो है 8वें अध्याय में कि उसकी बहन मिल गई है और फिर जो है वहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। और जो बहन को चिता की अग्नि में आत्मदाह करने से बचा लेते हैं, थानेश्वर और कन्नौज का दायित्व उसे लेना पड़ता है। किंतु वीएस पाठक ने तर्क दिया कि यह पूर्ण कृति है। मतलब कई हिस्टोरियन मानते हैं कि पूर्ण नहीं है, क्योंकि जब उसकी बहन को वहां से बचा लिया फिर उसके बाद जो है शासन संभालता है वो कन्नौज और थानेश्वर का, तो उसके बाद भी तो कुछ घटनाएं घटी होंगी, तो वो इसके बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया है। लेकिन वीएस पाठक कहते हैं कि नहीं, ये पूर्ण है, ये कृति पूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी 5 लक्षण, प्रारंभिक प्रयास, उद्देश्य पूर्ण कार्य करने की आशा और सफल होने का दृढ़ विश्वास तथा एक उपसंहार सभी तथ्य विद्यमान है। इसलिए वो बीएस पाठक कहते हैं कि ये पूर्ण कृति है। राजश्री हर्ष की बहन थी, लेकिन राजश्री की रक्षा करना प्रतीकात्मक महत्व भी रखता है। बाण ने हर्ष को आदर्श और अनुकरणीय सम्राट के रूप में चित्रित किया है, किंतु जीवन कथा की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने से कुछ बातें भी सामने आती हैं। उदाहरण स्वरूप, जहां एक और हर्ष और राजवर्धन के बीच गहरा भ्रातृत्व दिखलाया गया है, वहीं उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का भी आभास हो जाता है। मतलब एक भाई भाई का जो है वो भी दिखाया गया है, लेकिन फिर संघर्ष का भी यहाँ पर कुछ तथ्य नजर आते हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण है ये प्राइमरी सोर्स है, उपिंदर सिंह की बुक से लिया गया है। कावेल और थॉमसन का जो है स्टार्टिंग में जो बताई थी बुक, उन्हीं के उससे लिया गया है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से है उपयोगी है। तो यही फैक्ट है सारे के सारे, इसको बस अलग कर दिया गया है। यह इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत है जो ऐतिहासिक विषय पर लिखित प्रथम चरित्र काव्य है तथा गद्य काव्य है। अब बाणभट्ट के बारे में, प्रीतिकूट गांव के वत्स्यायन गोत्रीय तथा भृगुवंशीय ब्राह्मणों से संबंधित थे बाणभट्ट। उन्होंने अपने भाइयों मुख्यतः श्यामल दास की इच्छा पर हर्षचरित नामक काव्य को संग्रहित किया था। हर्ष व बाणभट्ट की पहली मुलाकात अचिरावती नदी पर स्थित मणितारा स्कंदावार में हुई थी। हर्षचरित में 8 अध्याय हैं जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। प्रथम 3 में बाण की आत्मकथा लिखी गई है, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी गई है। तो अब उच्छ्वास देख लेते हैं। पहला वाला जो है उसमें कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। दूसरा, इसमें बाण का प्रारंभिक वंश परिचय तथा हर्ष से बाण की मणितारा नामक स्कंदावार यानी सैनिक शिविर जो अचिरावती नदी पर स्थित है, प्रथम बार भेंट जो है विवरण यहाँ पर दिया गया है दूसरे वाले अध्याय में। तीसरे में श्रीकंठ जनपद तथा स्थानेश्वर यानी थानेश्वर का वर्णन है। पुष्यभूति और शैव सन्यासी
भैरवाचार्य के परस्पर संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा है प्रभाकर वर्धन संबंधी विवरण। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री के जन्म, बचपन तथा राजश्री का कन्नौज के गृह बर्मा से विवाह का विवरण भी चतुर्थ वाले में दिया गया है। अब आते हैं 5वें अध्याय। तो हूणों के उपद्रव को दबाने के लिए राजवर्धन को भेजा गया और पीछे प्रभाकर वर्धन की बीमारी तथा मृत्यु का भी यहाँ पर जो है विवरण दिया गया है। षष्टम में क्या है? छठवें में राज्यवर्धन द्वारा भिक्षु बनने की इच्छा, गृह वर्मा की हत्या का समाचार और राजवर्धन द्वारा परिस्थिति वंश राजगद्दी ग्रहण करने तथा मालव राज्य के विरुद्ध अभियान व विजय तथा शशांक द्वारा राजवर्धन की हत्या करने तथा हर्ष द्वारा अपने सामंत शत्रुओं से बदला लेने की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। 7वें अध्याय में हर्ष की दिग्विजय यात्रा, कामरूप के शासन, भास्कर वर्मा के राजदूत हंस बेग द्वारा मैत्री प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का विवरण है। अष्टम वाले में राजश्री की खोज, पराशरी बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से भेंट तथा राजश्री की प्राप्ति के साथ हर्षचरित का विवरण अचानक समाप्त हो जाता है। जैसे कि पहले ऊपर वाली जो बुक है कावेल और थॉमसन, उसमें भी ये दिया गया है कि यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे ना तो हर्ष की विजयों का वर्णन है, ना ही अन्य राज्यों का संबंध वर्णन दिया गया है। अध्याय 8 को विंध्यादि निवेशन, 8वें अध्याय लास्ट वाले को विंध्यादि निवेशन कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है, तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। हर्षचरित में घटनाओं का वर्णन करते समय तिथियों पर कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है और इसका अनुवाद तो पहले ही बता दिया है कि कावेल और थॉमसन ने हर्षचरित का अनुवाद किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग इसी तरह के जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। हर्षचरित में दी गई वंशावली का आरंभिक भाग जो है मिथकीय है, लेकिन बाद का जो है ऐतिहासिक है। और यहाँ पर भी ये वाली बात भी कर ली गई कि सबसे पहले उनको जो बाण है लेखक, उनको हर्ष के दरबार में बुलाया गया था, लेकिन उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो बुरी संगतियों से घिरा हुआ था, इसलिए जो है उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपने जो विचार हैं, उनके जो आचरण है वो उसमें सुधार करते हैं, फिर उनकी ख्याति क्या हो जाती है? फैल जाती है। बाण ने हर्षचरित को आख्यायिका कहा है, जो इतिहास की परंपरा का अंग है। जीवन वृत्त की घटनाओं का चयन साहित्यिक है, विवरण अलंकृत भाषा में है और व्यंग्य है, इसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। और ये जो वीएस पाठक है, उन्होंने कहा है कि ये पूर्ण कृति है, लेकिन कई मानते हैं कि ये पूर्ण कृति नहीं है, क्योंकि हर्ष का और जब वो अपनी बहन को बचा लेते हैं उसके बाद जो है कन्नौज और थानेश्वर पर अपना दायित्व स्थापित कर लेते, उसके बाद ये बुक जो है आगे की घटनाओं के बारे में नहीं बताती, इसलिए बहुत सारे विद्वान इसको पूर्ण नहीं मानते। सिर्फ वीएस पाठक मानते हैं कि ये पूर्ण है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।